नंबी नारायण एक रॉकेट वैज्ञानिक है जो पहले एक साजिश के शिकार हुए, उसके बाद लचर कानूनी व्यवस्था के, फिर मीडिया के और फिर समाज के। इनके साथ और भी थे, पर उन्होंने हार मान ली। श्री नंबी अकेले लड़े और जीते भी। तमिलनाडु में जन्मे 5 बहनों के छोटे भाई नंबी, मां गृहिणी और पिता व्यापारी, मध्यम वर्गीय परिवार, पढ़ाई में मेधावी, इंजीनियरिंग की, फिर शुगर फैक्ट्री में नौकरी। दरअसल 18 वर्ष के थे नंबी जब उनके पिता का देहांत हुआ। बीमार मां और शादी लायक 2 बहनों की जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। फिर इसरो में पेलोड इंटीग्रेटर के पद पर काम किया। अभी इसरो अपनी शुरुआती दौर में ही था। 1966 की बात है ये। यहां इन्हें विक्रम साराभाई का सानिध्य मिला, जो उस समय इसरो के चेयरमैन थे। उस समय इसरो इसरो नहीं, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के नाम से जाना जाता था। किस्मत ने फिर रुख बदला और नंबी को नासा से बुलावा आया। यहां उन्हें अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एम.टेक करने का प्रस्ताव मिला। फेलोशिप पर वहां गए और प्रोफेसर लुइगी क्रोको के साथ केमिकल रॉकेट प्रोपल्सन, अर्थात रॉकेट के ऊपर लगने वाली वह शक्ति जो उसे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध चलायमान रखती है, पर काम किया। यहां उन्हें अच्छी खासी नौकरी का प्रस्ताव भी मिला, लेकिन नंबी सब कुछ छोड़कर अपने देश वापस आ गए। आए तो साथ में लाए लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम पर अपनी विशेषज्ञता। भारत को उन दिनों इसकी बड़ी ही जरूरत थी, क्योंकि उस समय तक हम सॉलिड प्रोपेलेंट्स पर ही निर्भर थे। 1970 की शुरुआत में लिक्विड प्रोपेलेंट्स को भारत में लाने का श्रेय इनको ही जाता है। दूरदर्शी थे और जानते थे कि यही लिक्विड प्रोपेलेंट्स भारत की स्पेस एजेंसी का भविष्य है। ये वही समय था जब एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी पर काम कर रहे थे। 1992 में भारत ने रूस के साथ एक संधि की, जिसके तहत रूस भारत को क्रायोजेनिक फ्यूल टेक्नोलॉजी देगा। भारत उन देशों में से था जिसने बहुत जल्दी क्रायोजेनिक ईंधन के महत्व को समझ लिया था। क्रायोजेनिक ईंधन सैलिड और लिक्विड ईंधन से बहुत बेहतर आउटपुट देता है, वो भी कम खपत पर और बेहद न्यूनतम तापमान पर। यही से सारा मसला शुरू हुआ। उन दिनों जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका नहीं चाहता था कि ये संधि हो। उसने रूस पर दबाव बनाया और रूस झुक गया। अब भारत ने रूस के साथ एक नई संधि की, जिसके तहत रूस भारत को टेक्नोलॉजी तो नहीं, लेकिन 4 क्रायोजेनिक फ्यूल बेस्ड इंजन और 2 डिजाइन्स देगा। नंबी नारायण के नेतृत्व में भारत को अब अपनी लड़ाई खुद लड़नी थी, और इसके लिए नंबी जी जान से अपनी टीम के साथ लगे हुए थे कि एक दोपहर 1994 में पुलिस उनके घर आई और उन्हें अपने साथ ले गई। नंबी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें बताया गया कि उनके बड़े अधिकारी उनसे बात करेंगे। नंबी बेंच पर बैठे इंतजार कर रहे थे। आसपास से गुजरने वाले उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। दोपहर से शाम हुई और शाम से रात। कोई मिलने नहीं आया। वहीं बैठे बैठे आंख लग गई। सुबह आंख खुली तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जासूसी के आरोप में। उन पर आरोप था कि एक मालदीव की युवती के हनी ट्रैप में फंसकर, जो कि 1 महीना पहले पकड़ी गई थी, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के महत्वपूर्ण दस्तावेज करोड़ों में बेच दिए हैं। उनके साथ उनके साथी वैज्ञानिक डी शशि कुमारन पर भी यही आरोप लगे। नंबी को 48 दिनों तक जेल में बंद रखा गया। उनके घर की तलाशी ली गई, जो बेहद साधारण था। वहां पुलिस को तो कुछ नहीं मिल सका, लेकिन मीडिया को भरपूर मात्रा में खबरें मिल रही थीं। नंबी और उनके साथी वैज्ञानिक अब देशद्रोही बन चुके थे। उनकी ऑटोबायोग्राफी रेडी टू फायर, हाउ इंडिया एंड आई सर्वाइव्ड द इसरो स्पाई केस के अनुसार नंबी को निर्वस्त्र करके उनके हाथों में हथकड़ी बांधकर उन्हें पीटा जाता, गुनाह कबूल करने के लिए। पुलिस कहती कि इंजन की ड्राइनिग्स बेची है तुमने, लेकिन ऐसी ड्राइनिग्स तो एरोनॉटिक्स की किताबों में आसानी से उपलब्ध थी, जिसे पुलिस अनसुना कर देती। एक समय आया जब वो बेहोश होकर गिर गए, जहां से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। जेल से छूटकर घर गए तो पत्नी अंधेरे में अवसादग्रस्त मरणासन्न स्थिति में जमीन पर पड़ी हुई थी। जब उन्होंने नंबी को देखा तो एक हृदय को चीरती हुई चीख उनके मुंह से निकली। नंबी बताते हैं, उनकी पत्नी हर रोज मंदिर जाती और प्रार्थना करती। एक दिन वापस आई तो कहा, अब से मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, क्योंकि पंडित ने प्रसाद देने से मना कर दिया था। उनकी शिकायत थी इसरो से, जो कानूनी मामलों में नहीं बोलना चाहता था। 1996 केस सीबीआई के पास आ चुका था और उन्हें और उनके साथी को जांच में निर्दोष पाया गया।
1998 सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें और उनके साथी को निर्दोष माना। 1999 नंबी और उनके साथी वैज्ञानिक का तबादला तिरुवनंतपुरम से किया गया और उन्हें डेस्क जॉब दी गई। 2013 नंबी ने इस मामले के पीछे की पूरी सच्चाई जानने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए अपना मुकदमा दायर किया। उनके शब्दों में, अगर दोषियों तक नहीं पहुंचे तो इससे भावी पीढ़ी में गलत संदेश जाएगा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपए बतौर मुआवजे का आदेश दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 10 लाख बतौर मुआवजे का प्रस्ताव रखा। नंबी तब खबरों में आए जब प्रख्यात अभिनेता आर माधवन ने उनके जीवन पर बायोपिक की घोषणा की। फिल्म का नाम है रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट। माधवन इसके लेखक और सह निर्देशक हैं। 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित केरल सरकार ने 1,30,00,000 रुपये के मुआवजे की घोषणा की। इस पूरे प्रकरण के पीछे किसका हाथ है, साफ साफ पता नहीं चल सका है। कहा जाता है कि यह अमेरिका की साजिश थी, क्योंकि वो भारत जैसे प्रगतिशील देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था, इसलिए उसने रूस पर दबाव बनाए रखा। कहा यह भी जाता है कि केरल की आंतरिक राजनीति इसका मूल कारण थी। सत्तारूढ़ पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी पार्टी ने स्पाई स्कैंडल का सहारा लिया और उसे मीडिया में भरपूर उछाला। जो भी हो, नंबी जैसी विशेष प्रतिभा का करियर तबाह हो गया। इसरो जिस मुकाम पर आज है, बहुत पहले होती। नंबी आज भी संघर्षरत है। वो इस मामले की तह तक जाना चाहते हैं। नंबी कहते हैं, जीवन में कई ऐसे पल आए जब अपमान और घृणा से व्यथित होकर मैंने आत्महत्या करने की ठान ली थी, लेकिन मैं देशद्रोही की मौत नहीं मरना चाहता था। इतने साल बस यही सच बताने के लिए जिंदा रहा।